हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं वो है लखनवी अंदाज, यशपाल जी की रचना, जो कि आपके क्षितिज भाग 2 में गद्य खंड का तीसरा चैप्टर है और क्षितिज में ये 12वां चैप्टर है। लखनवी अंदाज, यशपाल जी की रचना। यशपाल जी हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं और निबंधकार हैं। लखनवी अंदाज भी एक निबंध है जिसमें यशपाल जी ने नई कहानी के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। लखनवी अंदाज एक बहुत छोटा सा निबंध है जिसमें एक प्रसंग को लिया गया है। यशपाल जी को एक नवाब साहब मिलते हैं और वो अपनी नवाबी दिखाने के लिए जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उन्हीं हरकतों के ऊपर उन्होंने इस पूरे निबंध को लिखा है। पाठ की समरी शुरू करने से पहले मैं आपको यशपाल जी के बारे में बता दूं कि ये प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार एवं निबंधकार हैं और इनका जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। यशपाल जी की प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में हुई है और इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। ये चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव के साथ भी इन्होंने काम किया है। इस सिलसिले में कई बार ये जेल भी गए हैं और बहुत सी इन्होंने विदेश यात्राएं भी की हैं। तो शुरू करते हैं लखनवी अंदाज पाठ का सार, समरी। लखनवी अंदाज पाठ की समरी, पाठ का सार इस तरह से है। लेखक को कहीं यात्रा के लिए जाना था तो लेखक ने सोचा कि क्यों ना मैं सेकंड क्लास का टिकट लूँ, क्योंकि रेलगाड़ी में सेकंड क्लास का टिकट बहुत कम लोग खरीदते हैं और उन्हें लगा कि सेकंड क्लास का टिकट लेने से मुझे एकांत मिल जाएगा और मैं आराम से अकेले बैठे हुए अपनी नई कहानी के विषय में सोच सकूंगा, नई कहानी का एक रूपरेखा मैं तैयार कर पाऊंगा। दूसरा ये कि उनको ये भी था कि वो रेल की खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते रहेंगे तो उन्हें अच्छे विचार भी आ जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया और वो जा कर के अपनी गाड़ी में के डिब्बे में चढ़ गए। जैसे ही लेखक गाड़ी के डिब्बे में चढ़ रहे तो उन्होंने वहाँ देखा कि एक नवाब साहब आलती पालथी मारे वहाँ पहले से ही बैठे हुए हैं और उनके सामने 2 ताजे खीरे रखे हुए हैं। लेखक जब उस डिब्बे में चढ़े तो नवाब साहब ने कोई खुशी या कोई उत्साह नहीं दिखाया। लेखक को लगा कि नवाब साहब उनके इस डिब्बे में आने से खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं? क्योंकि नवाब साहब के सामने 2 खीरा पड़े हैं। खीरा कोई बहुत ज़्यादा सम्मानजनक खाद्य सामग्री नहीं है, बल्कि खीरा एक तुच्छ खाद्य सामग्री है। तो लेखक समझ गए कि नवाब साहब को इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि उनके सामने जो खीरा पड़े हैं वो मैंने देख लिए हैं और उनको लग रहा है कि मैं एक तुच्छ पदार्थ खा रहा हूँ, तो इससे मेरी इज्जत जो है कम हो जाएगी। तो लेखक नवाब साहब के सामने जाकर के बैठ गए और जबकि नवाब साहब ने कुछ हेलो हाय, अभिवादन, नमस्ते कुछ भी नहीं किया, तो लेखक भी चुपचाप से वहाँ पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद नवाब साहब ने उस मौन को तोड़ते हुए लेखक से खीरा खाने के लिए पूछा। लेखक ने जब खीरा खाने के लिए मना किया तो नवाब साहब ने खीरों के नीचे रखे हुए तौलिए को झाड़ करके अपने सामने बिछा लिया और सीट के नीचे से लोटा उठा करके दोनों खीरों को खिड़की के बाहर निकाल करके धो लिया। फिर उनको तौलिए से पोंछा और तौलिए से पोंछने के बाद जेब से बहुत ही एहतियात से उन्होंने एक चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरों को काटा, उन्हें घिसकर उनका झाग निकाला और बहुत ही एहतियात से, सावधानी से छील करके खीरों की फांकें बना ली, उनके टुकड़े कर लिए और उनको तौलिए में बड़े अच्छे से सजा करके रख दिया। यह सब करने के बाद उन्होंने क्या किया कि फांकों पर यानी खीरे के टुकड़ों पर जीरा मिला हुआ नमक डाला, लाल मिर्ची बुरकी ऊपर से। अब लाल मिर्च और नमक डालने से क्या हुआ कि खीरे की जो फांकें थी, जो टुकड़े थे, उन पर पानी आने लगा। तो उस पानी को देख करके लेखक और नवाब साहब दोनों के मुंह में पानी आ रहा है, दोनों ही चाह रहे हैं कि वो खीरा खा लें। लेकिन लेखक तो पहले ही मना कर चुके हैं खीरा खाने के लिए। फिर भी नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक से पूछा कि क्या आप शौक़ फरमाएंगे, यानी क्या आप खीरा खाएंगे। लेकिन लेखक पहले मना कर चुके थे तो अब अपनी इज्जत को बचाते हुए उन्होंने दोबारा भी मना कर दिया। तो नवाब साहब ने क्या किया कि जब लेखक ने खीरा खाने से मना कर दिया तो उन्होंने एक खीरे का टुकड़ा उठाया, उसे अपनी नाक के पास लाए, सूंघा और इस तरह से उनके फेस के एक्सप्रेशन आए कि जैसे सूंघने से ही उन्हें बहुत स्वाद आ गया है और उनका मन खुशी से भर गया है उस स्वाद के कारण, और उन्होंने उस फाँक को सूंघ करके खिड़की से बाहर फेंक दिया।
इस तरह से उन्होंने एक एक करके सारे टुकड़े, सारी फांकें उठाई, उन्हें सूंघा और उसका स्वाद लिया, खुशबू में ही स्वाद ले लिया और उन खीरे के टुकड़ों को उठा करके खिड़की से बाहर फेंकते गए। जब उन्होंने सारा खीरा खिड़की से बाहर फेंक दिया तो उसके बाद उन्होंने लेखक की तरफ इस तरह से देखा कि जैसे कह रहे हो, देखा ये है हमारा खानदानी रईसों का तरीका। लेखक को बहुत अजीब लगा कि ये अच्छी नवाबी है। न को उस खीरे को इन्होंने खाया, सिर्फ सूंघा और सूंघने से इन्हें स्वाद भी आ गया और थोड़ी देर के बाद उनके पेट से डकार की आवाज़ भी आ गई, यानी कि पेट भी भर गया। तो लेखक सोचने लगा कि ये अलग ही नई चीज़ है जो एक साधारण इंसान सोच ही नहीं सकता। नवाब लोग कितनी नवाबी दिखा रहे हैं कि बिना खाए हुए इन्हें डकार आ रहा है। इसका मतलब अगर किसी चीज़ को बिना खाए हुए पेट भर सकता है तो फिर नई कहानी में जो आजकल चल रहा है कि बिना पात्र, घटना और विचार के भी कहानी लिखी जा रही है, तो वो भी सही है। जब बिना खाए अगर पेट भर सकता है तो बिना पात्र, विचार और घटना के भी कहानी लिखी जा सकती है। तो ये जो निबंध है इतना ही है कि नवाब साहब खीरा रखे बैठे हैं, लेखक ट्रेन में एंटर करते हैं और लेखक को देखकर नवाब साहब को अच्छा नहीं लगता। वो कोई उत्सुकता नहीं दिखाते हैं, कोई अभिवादन नमस्कार नहीं करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप खीरा खाएंगे। लेखक मना कर देते हैं। वो खीरा छीलते हैं, धोते हैं, छीलते हैं, काटते हैं, सजाते हैं, उस पर मसाला बुरकते हैं, उसे सूंघते हैं और बाहर फेंक देते हैं। बस इतनी सी घटना को देख करके ही लेखक को ये अनुभूति हुई कि नई कहानी जो भी लेखक लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि अगर बिना खाए पेट भर सकता है तो बिना पात्र के, बिना कहानी के कहानी लिखी भी जा सकती है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं इस पाठ से, जो कि आपको इस पाठ का अर्थ समझने में मदद करेंगे। उतावली, जल्दी या जल्दबाजी। फुंकार, सीटी जैसी आवाज़ निकालना। प्रतिकूल, विपरीत या खिलाफ। निर्जन, खाली। विघ्न, रुकावट। अपदार्थ, सामान्य सिखाने की कोई वस्तु। किफ़ायत, समझदारी से खर्च करना। मंझले दर्जे, दूसरे दर्जे का। कनखियों, तिरछी नज़र से देखना। आदाबर्ज, अभिवादन करने का तरीका। भाव परिवर्तन, भावनाओं को बदलना। गुमान, घमंड या आत्मविश्वास। एहतियात, सावधानी बरतना। करीने से, तरीके से, सही तरीके से। बुरक दी, छिड़क दी। सफुरन, हिलना या झंझोड़ना। रसास्वादन, आनंद लेना। पल्लावित, पानी से भरा हुआ। पन्याती, रसीली, यानी फल और सब्जियां जो कटी हुई होती हैं और उनके ऊपर अगर नमक वगैरह डाल दिया जाए तो उनमें से पानी निकलने लगता है, उसे कहते हैं पन्याती। मैदा, आंतरिक पाचन। अमाश्य, तलब, इच्छा होना, किसी चीज़ को खाने की अगर इच्छा हो तो कहते हैं कि तलब हो रही है। सतृष्ण, प्यासी। वासना, किसी चीज़ को प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, वासना। तस्लीम, सम्मान में सिर झुकाना। सिर खम कर लेना, सिर झुकाना या फिर शर्म महसूस करना। तहजीब, शिष्टता। नफासत, नाजुकता। नजाकत, कोमलता। नफासत और नजाकत दोनों एक जैसे ही शब्द हैं और दोनों के अर्थ भी एक ही हैं। नफीस, उच्च गुणवत्ता या फिर बहुत बढ़िया जो चीज़ होती है उसे कहते हैं नफीस। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब बहुत छोटा सा, जो समझने में थोड़ा कठिन हो। लजीज, स्वादिष्ट। शकील, आसानी से ना पचने वाला। ज्ञान चक्षु, ज्ञान की नज़र। मुफस्सिल, नगर के इर्द गिर्द के स्थान। उतावली, जल्दबाजी। एकांत, अकेला। नई कहानी, नई कहानी 1950 से 60 के बीच में लिखी जाने वाली कहानियाँ। पालथी मारे, टांगे मोड़कर बैठना। रसास्वादन, आनंद। तहजीब, सभ्यता। अब प्रश्न ये उठता है, बच्चों के मन में ये सवाल आएगा कि ये नई कहानी है क्या भाई, जिसके लिए यशपाल जी सोच रहे हैं कि बिना खाए अगर पेट भर जाता है तो बिना पात्र, घटना, प्रसंग के कहानी भी लिखी जा सकती। तो ये नई कहानी क्या है? तो यहाँ पर मैं आपको नई कहानी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दे रही हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि नई कहानी होती क्या है। ये एक विशेष प्रकार की कहानी लिखने का ढंग है, जिसे नई कहानी कहा गया है। एक तरह का ढंग है कहानी लिखने का, जो 1950-60 के दशक में उभरा था। इसका उद्देश्य पुराने तरीकों को बदलना और समाज की असलियत को दिखाना था। यानी कि
कुछ लेखक ऐसे हुए 50 और 60 के दशक में, 1950-1960 के बीच में कुछ लेखक ऐसे हुए जिन्होंने पुराने तरीके से जो कहानी लिखी जाती थी ना, कि 2-3-4 कैरेक्टर हैं, उसके अंदर एक स्टोरी है, उसको लेकर के कहानी बनाई गई है और अंत में सब कैरेक्टर आपस में मिल जाते हैं, प्यार प्रेम हो जाता है, अंत बहुत अच्छा होता है कहानी का, हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है। तो ये जो तरीका था, इसको बदलने की उन्होंने कोशिश की। उन लेखकों ने क्या किया कि समाज में जो कुछ हो रहा था उसी को दिखाया। जैसे इस निबंध में यशपाल जी ने दिखाया कि नवाब लोग जो अपनी रहीसी का घमंड करते हैं, वो कैसे खीरा खाए बिना बाहर फेंक देते हैं, यानी कि अपनी रहीसी दिखाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। तो एक बात उन्होंने, सिर्फ एक प्रसंग समाज के सामने रखा कि ऐसे लोग अभी भी हैं दुनिया में, जो अपनी रईसी को दिखाने के लिए, अपनी अमीरी को, अपनी श्रेष्ठता को, अपने बड़प्पन को, अपने कद की ऊंचाई को दिखाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, जो स्टूपिड सी हरकतें हैं, जो बेवकूफ़ी से भरी हुई हरकतें हैं, इस तरह की हरकतें वो लोग करते हैं। तो इस एक बात को दिखाने के लिए उन्होंने निबंध लिखा पूरा। तो इसी तरह से उस समय भी लेखकों ने जो हमारे समाज में जो बुराइयां फैली थी, जो कठिनाइयां थी, जो संघर्ष लोगों को करना पड़ रहा था, जो लोगों के मनों में जो भाव आ रहे थे, उनके आपस के जो संघर्ष थे, उन सब चीज़ों को उन्होंने अपनी कहानी में लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसी कहानी नहीं बनाई कि 2 कैरेक्टर हैं और उनका वो साथ में हैं और कहानी के बीच में जाके उनमें मनमुटाव हो जाता है, कोई षड्यंत्र रचता है और अंत में जाके एक माफ़ी मांग लेता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ऐसी कोई कहानी उन्होंने नहीं लिखी। उन्होंने सिर्फ एक जो संघर्ष था, जो कठिनाइयाँ समाज में फैली हुई थी, उन कठिनाइयों के ऊपर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहानियाँ लिखने शुरू कर दी। तो इसी को नई कहानी कहा गया है। ये जो पुराना कहानी लिखने का ढंग था, जो आदर्शवादी था, नैतिकता जिसमें दिखाई जाती थी, उस सब को छोड़ दिया उन्होंने और जो हकीकत थी, वास्तविकता थी, उसको दिखाना शुरू किया। ये नई कहानी को लिखने का उद्देश्य क्या था? ये नई कहानियाँ लिखने का उन लेखकों का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हम लोगों को रोमांचक या फिर आदर्शवादी कहानी ना दिखाएं, बल्कि हम पाठकों को जीवन की सच्चाई बताएं। जीवन में क्या सच है, कितने दुख आते हैं लोगों के सामने, किस तरह का संघर्ष करना पड़ता है। जो पात्र होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं किसी कहानी के अंदर, वो बहुत स्ट्रांग हो ऐसा नहीं, उनके अंदर भी कमजोरियां होती हैं। समाज में फैली हुई जो बुराइयां हैं, उनका सामना उन्हें किस तरह से करना पड़ रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि उन्हें सफलता ही मिल जाए, वो असफल भी हो जाते हैं। तो इस तरह के लेखक में जो मुख्य लेखक थे वो थे राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी और कमलेश्वर। इन लेखकों ने नई कहानी के रूप में कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। सच्ची घटनाओं और जटिल रिश्तों पर आधारित कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। इस शैली में कोई भी घटना कहानी नहीं होती है, लेकिन लेखक क्या करते हैं कि अपनी बुद्धि के बल से, अपने तर्क के बल से सोच विचार करके समाज में जो वास्तविकता घट रही है, उस समय जो समाज में चल रहा है, उन वास्तविक चीज़ों को पाठकों के सामने लाते हैं। ये थी नई कहानी। आई होप कि आपको लखनवी अंदाज ये निबंध समझ में आ गया होगा, जो कि यशपाल जी द्वारा रचा गया है। और इसका मकसद सिर्फ इतना है कि पाठकों को ये बताना कि नई कहानी नाम की भी कोई चीज़ हिंदी साहित्य में आई है और जिसका अपना एक महत्व है। तो इस चीज़ को दर्शाने के लिए ही उन्होंने लखनवी अंदाज लिखा और बहुत अच्छा उदाहरण दे करके बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने पाठकों के सामने अपनी बात को रखा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। Please like, share and subscribe my channel and don't forget to drop a lovely comment. Thank you.